ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। खेती के साथ साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन में बहुत सहायक है। अंडे और मांस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी अधिक कमाया जा सकता है। इसमें आप देसी मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें बैकयार्ड मुर्गी पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर महेश दत्त। किसान भाइयों राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसान, छोटा किसान या मध्यम किसान या एक भूमिहीन किसान किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। एक है घर के पीछे यानी घर के पिछवाड़े में छोटा सा एक मुर्गी पालन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और ख़ासकर एकीकृत जो हमारा आज की किसान की पद्धति है, कृषि पद्धति है, उसमें अगर आपको प्रतिदिन पैसा चाहिए तो पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े वाली जो मुर्गी पालन है, किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि ये उस मुर्गी पालन से बिल्कुल अलग है जिसमें आपने देखा होगा सफ़ेद मुर्गियां 50,000 या 1 लाख मुर्गियों के आपने फार्म देखे होंगे। ये मुर्गियां उनसे बिल्कुल अलग हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। घर के पीछे यानी घर के पिछवाड़े में छोटा सा एक मुर्गी पालन, आपको घर के पिछवाड़े वाली मुर्गियाँ, जैसे इसमें कड़कनाथ रख सकते हैं, निर्भीक रख सकते हैं, क्रोइलर एक नस्ल है वो रख सकते हैं। आप इस तरह से इन नस्लों को आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं। उदयपुर से एक नस्ल निकली है जो आप उसको भी रख सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी नस्ल है। देसी जो नस्लें हैं, खासकर जो जिनकी हम बात कर रहे हैं बैकयार्ड नस्लें, ये सभी नस्लें इसके लिए बहुत ही सूटेबल हैं। आप देखेंगे इनको अंडे के साथ साथ मीट में, इनका मीट के लिए यानी मांस के लिए भी बहुत मशहूर है और इनसे आपको वर्ष भर बहुत अच्छी आमदनी मिल सकती है। इन मुर्गियों की खास बात यह है कि इनका शरीर भार उन मुर्गियों की तुलना में करीब करीब 3 गुना होता है। साथ ही इनके खान पान की जो व्यवस्था है उनकी तुलना में बहुत ही आसान है तथा बहुत कम खर्चीली है। अगर उसकी हम बात करें तो अगर सफ़ेद मुर्गी पर मान लीजिए 2 रुपये का खर्चा आएगा तो इन मुर्गियों पर ये मात्र 1-1.25 रुपया या 1.5 रुपया खर्चा ही आएगा। जिसका बड़ा कारण है कि इन मुर्गियों का बहुत सा खान पान जो है वो अवशेष, फसलों के अवशेष या मान लीजिए अनाज के अवशेष, सब्जियों के अवशेष, फलों के अवशेष, घर में जितना भी आपके रसोई का जो जूठन है, रसोई का जो बचा हुआ खाने का पदार्थ है, वो सब इनके काम आ सकता है। करीब करीब 25 से 30% जो भोजन में जो खर्चा है वो आपका कम हो जाएगा। जहाँ तक हम पैसे की बात करें तो 5 महीने, 5.5 महीने पे ये अंडा देना शुरू करती है और 5.5 महीने से लेकर पूरे साल आपके घर पर अंडे उपलब्ध रहेंगे। इन अंडों की कीमत, जो ये बैकयार्ड पोल्ट्री की हम बात कर रहे हैं, घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, इनके अंडे आम अंडों की तुलना में, सफ़ेद अंडों की तुलना में ज़्यादा महंगे बिकते हैं। जैसे मान लीजिए सफ़ेद अंडा 6 रुपये का है तो ये अंडा कम से कम 10 रुपये का अंडा आपको मिलेगा और सर्दियों में यही आपको 25 से 30 रुपये तक भी प्रति अंडा मिल सकता है। आप कहेंगे कि सर इतने अंडे का भाव हमें कैसे मिलेगा? ये बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो देसी मुर्गियों के अंडों के नाम से मशहूर हैं और आप देखेंगे कि इनके जो कंज्यूमर हैं यानी इनको जो खाने वाले जो लोग हैं वो इसके लिए सर्दी में 30 रुपये तक भी पे करने को तैयार होते हैं। जिसका बड़ा कारण है कि इनका जो स्वाद है, जो फ्लेवर है, वो सफ़ेद अंडों की तुलना में थोड़ा अलग है। साथ ही कई लोग जो सफ़ेद अंडों को पसंद नहीं करते वो इन ब्राउन अंडों को लेना पसंद करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको आमदनी बढ़ाने के लिए जहां हमने गाय पालन, भैंस पालन या बकरी पालन की सलाह दी थी, खासकर एकीकृत कृषि जब आप अपनाएंगे उसमें 50 मुर्गी या 100 मुर्गी का एक छोटा दड़बा आप घर के पिछवाड़े ज़रूर बना सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि वर्ष भर आपके घर पर या आपके घर के पिछवाड़े आपको अंडे उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप 12 महीने आप जो है आमदनी बढ़ेगी। साथ ही कम खर्चे पर इन मुर्गियों का रखरखाव संभव हो पाएगा।
और इन मुर्गियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सफ़ेद मुर्गियों की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिसका बड़ा कारण है कि 3-4 नस्लों को मिलाकर इनकी उत्पत्ति की जाती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मंडावर, जिला टोंक के अवधेश कुमार ने। आपने मिट्टी जांच के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी का सैंपल क्यों, कब और कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं हम। क्योंकि अब आप देख रहे हैं पहली वाली क्रॉप जो है हटा दी गई है, अगली क्रॉप जो लगनी है उससे पहले हमें मिट्टी की जांच करवानी पड़ती है। तो समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमारी अगली क्रॉप लगनी है उससे पहले जब आपने खाद कोई नहीं डाली है उस समय आपको ये सैंपल लेना पड़ता है। सैंपल लेने के लिए हमें एक पूरा इलाके की सरसरी तौर पे आपको देखना पड़ता है कि एक जैसा है कि नहीं है। अगर सारी हमारी ज़मीन एक जैसी लग रही है तो उसमें एक सैम्पलिंग यूनिट हम बनाते हैं। अगर मान लो 12 बीघे का इलाका है तो 12 बीघे में हम 20 या 25 जगह से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना वर्मा और खुरपी की सहायता से लें और नमूना लेने वाले स्थान पर 6 इंच का गहरा गड्ढा बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की गड्ढे की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रख दें और उस एक जगह लाके उस सैंपल को मिक्स करते हैं। उसमें से पत्थर हटाएं, जड़ों के अवशेष हैं वो हटाएं तथा उसको 4 हिस्सों में बांट दें। उन 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हम फेंक देते हैं। शेष बचे जो 2 हिस्से हैं उनको फिर हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको फिर हम 4 हिस्से करेंगे, फिर 2 फेंकेंगे, 2 रखेंगे। इसको हम अंग्रेज़ी में क्वार्टरिंग बोलते हैं। यानी हमने उसको सैंपल को अच्छी तरह मिक्स करके उसमें से लास्ट में आधा-पौना किलो मिट्टी जो है वो हम सॉइल टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग के लिए हमें वो मिट्टी एक तरह से पूरी आपकी ज़मीन की स्थिति का पूरा आपका अवलोकन कराएगी कि क्या उसमें कमी है। सैंपलिंग करने के बाद सही सैंपल आपने ले लिया, उसके बाद आप अपने नज़दीकी मृदा प्रयोगशाला में जाएं, वहां उसकी जांच कराएं और वहीं से उनसे आप उसकी संस्तुति लें कि आपको क्या करना है, कितनी खाद डालनी है, उसके अनुसार ही आप चलें, तभी आपका भविष्य और उज्जवल होगा। किसान भाइयों, नमूना लेने और रखने में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नमूने को धूप में तथा उर्वरकों के बोरे में नहीं सुखाना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। खाद या कंपोस्ट के गड्ढों, मेड़ों, सिंचाई नालियों, पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं सभी किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि कम से कम 3 साल में एक बार ही अपना सॉइल का सैंपल या मिट्टी का जांच आवश्यक कराएं। क्योंकि आप हो सकता है कुछ खाद फालतू दे रहे हों या हो सकता है आप बीज बढ़िया ला रहे हैं लेकिन उसकी उत्पादकता पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप खाद पूरी मात्रा में नहीं डाल रहे। तो संतुलित खाद उपयोग के लिए मिट्टी की जांच अति आवश्यक है। धन्यवाद।